हेलो एवरीवन। वेलकम टू फिनिशर CSNIT। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मिलेगी। गुरु क्लासेस और KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप ने मिलके एक मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए वहां पे लॉन्च की है, जिसमें 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। उन मॉक टेस्ट में कंप्यूटर का जो अपना सिलेबस है, वो जो कंटेंट है वो मैंने दिया है, तो आप वो मॉक टेस्ट जरूर लें। और उन्हीं मॉक टेस्ट में जो मॉक टेस्ट नंबर 1 है, उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को हम आज सोल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि जो आपके हरियाणा के स्पेसिफिक एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए और एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चंस को डाला गया है। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा कौन कौन से और टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ये तरीका आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है, खासकर हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कंप्यूटर में आपका अच्छा स्कोर हो, आने वाले एग्जाम्स में कंप्यूटर का पूरा आपका स्कोर हो, और तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बोल रहा है द ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड इच, यानी कि कौन सी लैंग्वेज है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा कंप्यूटर समझता है, यानी कि हमारी मशीन जो लैंग्वेज समझती है वो कौन सी लैंग्वेज है। ऑप्शन है बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन लैंग्वेज, और ऑप्शन डी पाइथन लैंग्वेज। तो जैसे हमें किसी ना किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, भाषा की ज़रूरत होती है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसी तरीके से हमारी जो मशीन होती है, हमारा कंप्यूटर होता है, उसको भी किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है हमारी बात को समझने के लिए। और हमारी मशीन जो भाषा समझती है वो कोई और भाषा नहीं होती। वो कौन सी भाषा होती है? वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर टोटल हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो हमारे पास जीरो होता है या फिर हमारे पास क्या होता है, उसमें वन होता है। जिसमें जो जीरो होता है इसको हम ऑफ स्टेट बोलते हैं, और जो वन होता है हमारा इसको हम ऑन स्टेट बोलते हैं। या फिर जो वन होता है इसको हम ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सही से, और जो हमारा जीरो होता है इसको हम फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्यूटर हमारा कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बेसिकली हमारा जो इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि जैसे मान लो कीबोर्ड है हमारा इनपुट डिवाइस, अब उस कीबोर्ड की हेल्प से हम इनपुट देंगे हमारे कंप्यूटर को। कीबोर्ड से तो हम बटन टाइप करते हैं, कीबोर्ड में या तो हम ABCD टाइप करते हैं, या कीबोर्ड में हम 1 2 3 4 कुछ ऐसे टाइप करते हैं, नंबर्स वगैरह टाइप करते हैं। और हमारी स्क्रीन के ऊपर भी हमें वो अल्फ़ाबेट ही दिखता है, वो नंबर ही दिखता है। ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि जो इनपुट डिवाइस हमने यूज़ किया, उस इनपुट डिवाइस ने क्या किया, बेसिकली उसको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सी यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को कंप्यूटर की भाषा में बदलने में। कौन सी यूनिट जो है जिम्मेवार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसको हम कहते हैं इनपुट यूनिट। अब इनपुट डिवाइस का यूज करके हमने कोई इनपुट दिया, वो इनपुट इनपुट यूनिट ने क्या किया, कंप्यूटर के पास पहुंचाया, और बीच में वहां पे होता है हमारे पास एक ट्रांसलेटर। उस ट्रांसलेटर का काम होता है बेसिकली जिस लैंग्वेज में हमने इनपुट दिया है, जैसे कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में इनपुट दिया है, या हमने पाइथन लैंग्वेज में इनपुट दिया है, या हमने किसी और लैंग्वेज में इनपुट दिया है, तो इनपुट यूनिट हमारे दिए गए इनपुट को ट्रांसलेट करेगी। एक तो पहुंचाएगी आगे कंप्यूटर तक, साथ ही साथ कंप्यूटर के समझ जाए कंप्यूटर उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी, और हमारी भाषा को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं ट्रांसलेटर, जो कि आप पढ़ते हो हमारे पास। बेसिकली जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम एक इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ते हैं, एक हम कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं, और एक हम असेंबलर के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां पे इंटरप्रेटर जो होता है वो हमारे प्रोग्राम की एक एक लाइन को एक बार एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन की भाषा यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है।
ऐसे ही हम जब इनपुट देते हैं, यूजर जब इनपुट देता है तो वो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो 0 और 1 और कुछ नहीं होता, वो बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी डिजिट होती हैं, जिसको क्या करता है कंप्यूटर सिर्फ हमारा समझता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया कि भाई कौन सी भाषा है जो हमारा कंप्यूटर समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज हमारा सिस्टम समझता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द लेयर हायरार्की द डेटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर्स हेडर्स आर। यानी कि जो आपकी लेयर हायरार्की होती है, लेयर्स का जो आपका क्रम होता है, जो आपका नेटवर्किंग का टॉपिक होता है, उसमें ओएसआई मॉडल का टॉपिक आप पढ़ते हो, और ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर होती हैं, उन लेयर्स के क्रम के संदर्भ में पूछा गया है कि जो लेयर हायरार्की लेयर का जो क्रम होता है, तो जो डेटा पैकेट होता है, यानी कि आपका वो पैकेट, जो फाइल आप एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, वो फाइल छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है, और उन पैकेट्स के अंदर क्या होता है, हमारा डेटा होता है जो हम भेजते हैं या रिसीव करते हैं। उसी डेटा पैकेट, वो जो डेटा पैकेट है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव होता है, आता है, तो हेडर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेडर्स ऐड होते हैं, हेडर्स रिमूव होते हैं, हेडर्स रीअरेंज होते हैं, या हेडर्स मॉडिफाई होते हैं। ऐड होने का मतलब है हेडर्स जुड़ जाएंगे, रिमूव होने का मतलब है हेडर्स हट जाएंगे, रीअरेंज होने का मतलब है हेडर्स आगे पीछे उनकी नंबरिंग हो जाएगी, और मॉडिफाई का मतलब है कि पहले वाले जो हेडर्स थे उनके अंदर कुछ बदलाव करके आगे कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सवाल आया है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है हमारे पास। इससे पहले हम एक बार कोशिश करेंगे कि ओएसआई मॉडल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ओएसआई मॉडल से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें हरियाणा के एग्जाम में और बाकी एग्जाम्स में भी, तो वो भी आप लोगों को देखने। तो बात करें अगर ओएसआई मॉडल की, तो जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है, उस ओएसआई मॉडल के अंदर हमारे पास टोटल कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है लेयर, एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास आती है दोस्तों सेशन लेयर, बाद हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद हमारे पास आएगी दोस्तों नेटवर्क लेयर, उसके बाद आएगी हमारे पास डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, और फिर आखिरी में हमारे पास आती है यहाँ पे फिजिकल लेयर। तो हमारे ओएसआई मॉडल को हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि जब एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे भेजी जाती है तो उसका एक सिस्टम होता है जो ओपनली यूज किया जाता है नेटवर्किंग के अंदर, उसको हम ओएसआई मॉडल कहते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं, जिसके अंदर टोटल 7 लेयर होती हैं, जिसमें सबसे पहली लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, आखिरी लेयर होती है फिजिकल लेयर। और कौन सी लेयर पहली है, कौन सी लेयर आखिरी है, इसको डिसाइड करते हैं हम एक केस से कि भाई हम भेजने वाले हैं फाइल या फिर हम रिसीव करने वाले हैं। अगर आप भेजने वाले की तरफ हैं तो फिर आपकी पहली लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर, अगर आप रिसीव करने वाले की तरफ हैं तो आपकी पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर। इन सभी लेयर्स का अपना अपना अलग अलग काम होता है। जैसे आपने अपने मोबाइल से एक फाइल अपने किसी दोस्त के पास भेजी है, तो वो फाइल जो है वो इस लेयर हायरार्की से होते हुए गुजरेगी, और जो ये लेयर हायरार्की होती है, इस लेयर हायरार्की में जो आपके छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जो आपका टीसीपी होता है, जो बेसिकली आपका टीसीपी होता है, जिसको आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, आपकी फाइल को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, और वो जो छोटे छोटे सभी पैकेट्स होते हैं, उन सभी पैकेट्स के ऊपर डेटा लिंक लेयर के आसपास आके आपके उन सभी पैकेट्स के ऊपर हेडर्स को जोड़ा जाता है, हेडर्स को लगाया जाता है। और वो जो हेडर्स होते हैं, वो जैसे जैसे क्रम जो है आपका बढ़ता है, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे क्रम आता है, तो जो हेडर्स होते हैं वो हेडर्स ऐड होते रहते हैं।
यानी कि प्रेजेंटेशन ने अपना हेडर लगा के भेजा है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अब वो फाइल आगे चली गई। सेशन ने अपना हेडर लगा के आगे भेजा, ट्रांसपोर्ट ने अपना हेडर लगाया, नेटवर्क ने अपना, डेटा लिंक लेयर ने अपना। तो हेडर्स जो होते हैं वो लेयर हायरार्की में, लेयर क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ जब आपके डेटा पैकेट आते हैं तो हेडर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ऐड किए जाते हैं। यही सवाल आप लोगों से पूछा गया था। इन द पैकेट्स मूव फ्रॉम, आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडिड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास आता है कि जो हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी होती है उसका इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। यहाँ पे ऑन की जगह पे एन आएगा तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। जस्ट अ सेकंड। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है अवेलेबिलिटी और ऑप्शन नंबर डी ये नेटवर्क सिक्योरिटी। यानी कि जब भी आप नेटवर्किंग की बात करेंगे या एक नेटवर्क के ऊपर फाइल शेयरिंग की बात करेंगे, एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे जो भेजी जाती है उस चीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे नेटवर्क के ऊपर कुछ सिक्योरिटी भी लगानी पड़ती है ताकि हमारी फाइल जो है जब हम उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं तो जैसी फाइल हमने भेजी है, जैसा सामान हमने भेजा है, सामने वाले के पास, रिसीव करने वाले के पास वो सामान वैसा ही पहुंचे। उसके लिए सिक्योरिटी होती है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो उसके हमारे पास कैसे कैसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो जब भी हम किसी के पास कोई सामान भेजते हैं, वैसे भी अगर हम जिंदगी में भी कोई सामान भेजते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी होना बहुत जरूरी होता है। भाई किसी का पर्सनल सामान अगर आप भेज रहे हो तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी होने का मतलब है कि वो सामान की जानकारी या तो आपके पास रहेगी या जिसका वो सामान है उसके पास रहेगी। इसका मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी हो सकता है। एक नेटवर्क के ऊपर जब फाइल्स या रिसोर्सेज की शेयरिंग की जाती है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकता है। दूसरा आता है इंटीग्रिटी। तो आम जिंदगी में भी जब हम सामान किसी का हमारे पास होता है या हम किसी के पास कोई सामान भेजते हैं तो विश्वास जो है वो बना रहना चाहिए, यानी कि समय से हमारी चीज पहुंच जाए, जिसके पास हमें पहुंचानी है जैसी चीज है वैसी ही पहुंच जाए, बिना टूट फूट के, बिना किसी दिक्कत के वो पहुंच जाए। इस चीज का ध्यान रखना भी हमें बहुत जरूरी होता है आम जिंदगी में भी। ऐसे ही नेटवर्क सिक्योरिटी पे भी हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है जो है अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल सामान भी अगर भेजते हैं तो हमेशा जो सामान हमें भेजना है वो अवेलेबल होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही नेटवर्क के ऊपर जब एक फाइल आप एक जगह से दूसरी जगह पे भेजोगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी या नेटवर्क की अवेलेबिलिटी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अवेलेबल है या नहीं है, कि वो चीज वहां पे मौजूद है या नहीं है। हमेशा हमें वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा। चाहे सामने वाले ने अगर किसी ऐसे टाइम पे चीज मांग ली जिस टाइम पे हमें लगता है कि नहीं, लेकिन हमें उस टाइम पे भी अवेलेबल रहना पड़ेगा। ऐसे ही नेटवर्क सिक्योरिटी में अवेलेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, रिसोर्सिस का अवेलेबल रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो जी। तो ए, बी और सी तीनों ही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एक नेटवर्किंग में जो नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी भी होता है, अवेलेबिलिटी भी होता है और इंटीग्रिटी भी होता है। गोपनीयता भी बनी रहनी चाहिए, भरोसा भी बना रहना चाहिए और अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता भी बनी रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ हमारा राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड फॉर्मेट। अभी अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी कि हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, लेकिन उसको अगर कोई बात समझनी है,
मशीन को अगर कोई बात समझनी है तो उसके लिए मशीन को क्या देना पड़ता है? इनपुट देना पड़ता है। इनपुट कौन देता है? यूजर। यूजर कौन होता है? हम। और हम किस चीज का यूज करके इनपुट देते हैं? इनपुट यूनिट का यूज करके हम डिवाइस का यूज करके इनपुट देते हैं। तो जो यूजर ने कंप्यूटर को डेटा दिया या डेटा जो कंप्यूटर ने रिसीव किया किससे? यूजर से। वो किससे रिसीव करेगा? इनपुट यूनिट से रिसीव करेगा। तो कौन सी यूनिट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि जो भी यूजर इनपुट दे रहा है, जो भी डेटा यूजर कंप्यूटर को दे रहा है, वो कंप्यूटर उस डेटा को समझ पाए, इसकी होती है। तो इनपुट यूनिट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ई काट देना यहां से, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इनपुट डिवाइस का यूज करके हम इनपुट देते हैं, तो इनपुट यूनिट ही तो रिस्पॉन्सिबल होगी। ये इनपुट डिवाइस है आपका, ये इनपुट यूनिट है। आपने इनपुट दिया, इनपुट यूनिट ने आपके दिया हुआ जो डेटा है वो आगे प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को दे दिया। फिर सीपीयू जब उसकी प्रोसेसिंग करता है तो प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट दिखता है वो उस वजह से दिख पाता है क्योंकि वो जो आउटपुट है वो आउटपुट यूनिट ने हमें समझने, जो जिस बात को हम समझ पाए उस फॉर्मेट में हमें वापस से चेंज करके दे दिया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। कंप्यूटर को यूजर के द्वारा दिया गया डेटा समझ में आए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यूनिट है इनपुट यूनिट। यूजर को कंप्यूटर से निकला हुआ आउटपुट समझ में आए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी आउटपुट यूनिट। ठीक है। और एक ऑप्शन है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का आप सभी को ऑलरेडी भी पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं। मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में वो टेम्परेरी चीज होती है, यानी कि मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। और जो स्टोरेज होती है वो परमानेंट करती है, स्थायी रूप से डेटा स्टोर करती है, सेव करती है। मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट जो होती है, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट जिसको आप बिट के नाम से जानते हैं, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। सबसे फास्ट मेमोरी की अगर बात करी जाए, सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर्स सबसे फास्ट और सबसे छोटी मेमोरी होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास कैशे मेमोरी जो होती है वो सबसे छोटी और सबसे फास्ट होती है। उसके बाद सवाल आता है कि जो सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी काम करती है? सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बीच में, जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसके बीच में कौन सी मेमोरी काम करती है? तो कैशे मेमोरी हमारी सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। रजिस्टर जो होते हैं वो सीपीयू के बिल्कुल पास होने की वजह से इनकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है। कैशे मेमोरी हमारे पास जो होती है इसके 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो लेवल जो लेवल 1 और लेवल 2 है ये आपके कैशे मेमोरी वाले ये सीपीयू के ऊपर माउंट होते हैं। और जो लेवल 3 होता है ये आपका मदरबोर्ड यानी कि जिसको आप पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये उसके ऊपर माउंट होता है। और सीपीयू जो होता है उसको जब प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है, जानकारी की आवश्यकता होती है, तो जो निर्देश या जो इंस्ट्रक्शंस बार बार यूज किए जाते हैं यूजर के द्वारा, उनकी जानकारी सीपीयू को किससे मिलती है? कैशे मेमोरी से मिलती है। सबसे पहले सीपीयू लेवल 1 के पास जाता है। अगर सीपीयू को जो डेटा चाहिए वो मिल गया, अगर मिल जाता है तो उसको कैशे हिट बोला जाता है, डेटा मिल गया। अगर डेटा नहीं मिला तो उसको कैशे मिस कहा जाता है, डेटा नहीं मिला। ऐसे करके सीपीयू लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के पास जाता है। अगर तीनों लेवल पे डेटा नहीं मिलता है तो फिर सीपीयू रैम के पास जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास जाता है। मेमोरी यानी कि टेम्परेरी चीज के पास भी डेटा नहीं मिलता है तो फिर सीपीयू हमारे स्टोरेज यानी सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है, हार्ड डिस्क में जाता है। वहां पे डेटा तलाश करने की कोशिश करता है और वहां पे उसको डेटा मिल जाता है। नहीं मिलता है तो फिर आप अगर जैसे आप सर्च करते हैं कंप्यूटर में कुछ भी ढूंढते हैं तो या तो वो मिल जाता है या फिर लिखा आता है कि दिस डेटा नॉट फाउंड, वो कंप्यूटर में नहीं है। तो कौन सी यूनिट होगी रिस्पॉन्सिबल? जो भी यूजर से डेटा रिसीव हुआ है उसको कंप्यूटर समझ पाए उसमें बदलने के लिए, तो हमारी इनपुट यूनिट उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या इमेज, फोटो वगैरह की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, क्या टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, क्या टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, या ग्राफ की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले हमारे पास सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है डेटा। सबसे पहले जो हमारे पास चीज होती है वो क्या होती है, हमारे पास डेटा होती है। और जो हमारे पास डेटा होता है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रो फैक्ट्स। डेटा क्या होता है हमारे पास, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। रो फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको कहते हैं हम डेटा। और जब एक डेटा जो होता है या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं यहाँ पे 10, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल, यहाँ लिख दिया मैंने ईयर्स, यहाँ पे लिख दिया ओल्ड, यहाँ पे लिख दिया इज। तो ये कैसा डेटा हो गया, ये अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हो गया, यानी कि इस डेटा का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, कोई भी व्यवस्थित तरीके से ये डेटा नहीं है। लेकिन जब हम इसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिप्रेजेंट कर दें, इसका कोई अर्थ निकले, यानी कि राहुल पहले लिखा जाएगा इज 10 years old, जब इस तरीके से लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो डेटा को जब हम मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो उसको बोला जाता है एक इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी। और ऐसे ही डेटा या इंफॉर्मेशन का एक संग्रह हमारे पास जब बन जाता है उसको कहा जाता है डेटा बेस, यानी कि एक जानकारी इकट्ठी हो गई है, कुछ डेटा इकट्ठा हो गया है, तो अब वो क्या बन गया है, डेटा बेस बन गया। डेटाबेस जब तैयार हो गया तो क्वेश्चन आता है डेटाबेस को कहाँ पे रखा जाता है, तो डेटाबेस को हम रखते हैं डेटा वेयर हाउस में। ये डेटा को रखने की जगह होती है डेटा वेयर हाउस। और जो डेटा डेटा वेयर हाउस में रखा गया है उसको मैनेज करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है इससे हम डेटाबेस को संभालने का काम करेंगे, मैनेज करने का काम करेंगे। और जब डेटा को मैनेज करते हैं तो डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में मैनेज करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में मैनेज करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है, एक कॉलम होता है और हमारे पास रो होता है। जो ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन होती है इनको रो कहा जाता है, और जो लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको कॉलम कहा जाता है। जो कॉलम होता है इसको दूसरे हम फील्ड के नाम से भी जानते हैं और इसको हम एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। ये तीन नाम होते हैं हमारे कॉलम के। रो को हम टपल के नाम से भी जानते हैं और तीसरे हम इसको रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि फील्ड, पहली फील्ड हमने बना दी मान लो नेम की फील्ड बना दी, दूसरी फील्ड हमने बना दी मान लो रोल नंबर की फील्ड बना दी, तीसरी फील्ड हमने मान लो यहाँ पे गेम की फील्ड बना दी। तो फील्ड क्या हो गई, जो हमें बताएगी कि उस वहां पे किस तरीके का डेटा डाला गया है, किस तरीके का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। और रिकॉर्ड रो या टपल का मतलब नेम क्या हो गया, मान लो पहला नेम हो गया हमारे पास राहुल, तो ये क्या हो गया, ये पूरी क्या हो गई, रो हो गई। एक अकेली जो एंट्री हमने यहाँ पे की है वो क्या है, टपल। और ये जो पूरा डाला जा रहा है ये क्या है, राहुल का रिकॉर्ड है, तो इसलिए रो टपल और रिकॉर्ड तीनों एक साथ आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डेटाबेस के ऊपर काम किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। और ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसमें किस फॉर्म में डेटा हम अरेंज करते हैं, तो टेबल्स फॉर्म में डेटा को हम इसमें अरेंज करते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो सबसे फास्ट और सबसे छोटी मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है, सबसे फास्ट और सबसे छोटी। देखो सबसे पहले हमारे पास आते हैं रजिस्टर्स, रजिस्टर्स ठीक है, रजिस्टर्स जिनको आप स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी कहते हैं, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट यानी कि छोटी और सबसे तेज। इनका एक एक्सेस टाइम होता है। एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हमें
आउटपुट देने में कितना समय लगा रही है। अगर हम किसी चीज के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो वो खुलने में कितना समय ले रही है, प्रोसेस होने में कितना समय ले रही है, उसको एक्सेस टाइम कहते हैं। और इसका एक्सेस टाइम जो होता है वो 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के बारे में पहले ही बता दिया है। कैशे मेमोरी का एक्सेस टाइम जो होता है वो 2 से 3 नैनो सेकेंड का होता है। तो दूसरी सबसे छोटे नंबर की जो मेमोरी होती है, सबसे छोटी और सबसे फास्ट होती है, उसको कैशे मेमोरी कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि जो आपकी रैम होती है और जो आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग इसको हम कहते हैं, ये कैशे मेमोरी जो है ये रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है। बार बार प्रयोग होने वाले जो निर्देश होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको सीपीयू तक पहुंचाने का काम कौन करती है? कैशे मेमोरी करती है। तो हाई स्पीड मेमोरी किस किस के बीच में? मेन मेमोरी। आपकी जो मेन मेमोरी होती है वो आपके पास दो तरीके की होती है मेन मेमोरी। एक होती है रैम आपकी और एक होती है रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये नॉन वोलेटाइल होती है। अगर पावर ऑफ हो गई कंप्यूटर की तो रैम के अंदर का डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, गायब हो जाएगा। रोम के अंदर का डेटा जो है वो लॉस नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कैशे मेमोरी हमारा राइट आंसर हो। रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी बता दिया है। स्टोरेज मेमोरी का मतलब है जो हार्ड डिस्क वगैरह में हम डेटा स्टोर करते हैं, सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी डिस्क में जो डेटा स्टोर करते हैं उसको हम स्टोरेज कहते हैं। और एक होती है हमारे पास वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है कभी कभी हम की जो कैपेसिटी होती है, मान लो 5 GB की कैपेसिटी है, हमने एक प्रोग्राम है जो 6 GB का हमें सेव करना है, इंस्टॉल करना है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए वर्चुअल मेमोरी बना के दे देता है। यानी कि ऐसी जो होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, ऐसी मेमोरी बना देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो हम अच्छे से सेव कर पाते हैं, उसको वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस टूल दैट अलाउ अस टू क्रिएट ए कंप्यूटराइज्ड लेजर। ऐसा कौन सा न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस टूल होता है? न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस का मतलब है जो नंबर्स का यूज करके हम काम कर सके, नंबर्स। ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस करने के लिए काम आता है? क्या उसको वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज कहते हैं, क्या उसको स्प्रेडशीट पैकेज कहते हैं, प्रेजेंटेशन पैकेज कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारे पास बेसिकली कुछ चीजें होती हैं, तो मैं वो बता देता हूं आपको। और एक हमारे पास होते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एक हमारे पास हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जिसमें इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये 3 होते हैं, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही हमारे पास एक और चीज आती है, यूटिलिटीज। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटीज कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फिर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एक होते हैं जिनको हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब है जो हम हमारे पर्सनल यूज के लिए बनवाते हैं। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, तो वो ऐप जो है वो वो कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगी, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कौन से पार्ट में आएगी? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में आएगी, यानी कि जो पर्सनल यूज के लिए, खुद के यूज के लिए कस्टमाइज करके बनवाई जाए, ऐसी एप्लीकेशंस को हम कस्टमाइज में रखते हैं। और जनरल पर्पस में हमारे पास जैसे कि आपका एमएस ऑफिस जो होता है ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आता है। और इसी एमएस ऑफिस के अंदर ही एक हमारे पास मेन होता है एमएस वर्ड, एक होता है एमएस एक्सेल, और एक होता है एमएस पावर पॉइंट।
एमएस वर्ड जो होता है, यहाँ पे हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। यहाँ पे हम लेटर वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे हम रेज्यूमे वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यहाँ पे हम न्यूज़पेपर कॉलम वगैरह बनाते हैं। ये होता है आपका एमएस वर्ड, जिसकी एक्सटेंशन .docx होती है। अगर एक्सेल जो होता है हमारे पास, बेसिकली एक्सेल में हम किस पे काम करते हैं, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, वर्कशीट होती हैं। उन वर्कशीट्स के अंदर होते हैं कॉलम और आपके रो। एक रो और कॉलम जहां पे मिलता है उस जगह को कहते हैं सेल, और सेल के अंदर ही हम क्या डालते हैं, डेटा डालते हैं। और एमएस एक्सेल में हम टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, टेबल्स की फॉर्म ही हो जाती है, क्योंकि रो और कॉलम में क्या होते हैं, टेबल्स मिलते हैं। एक्सेल की एक्सटेंशन की होती है .xlxsx डॉट 2007 के बाद की पूछी जाए, पहले की पूछी जाए तो .xls होता है। ये जो बाद वाला एक्स ऐड हुआ है, ये जुड़ा है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की वजह से। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की वजह से ये बाद वाला जो एक्स जोड़ा गया है, और एक्स का मतलब है एक्सटेंडेड वर्जन, यानी कि जो पुराना एक्सेल पावर पॉइंट या वर्ड था उसके आगे वाला वर्जन, बढ़ा हुआ वर्जन हमें मिला है। पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन बनाते समय हम एनिमेशंस का यूज भी करते हैं, हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, फिर हम स्लाइड्स का यूज करते हैं इसके अंदर डेटा डालने के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्लाइड, एक या एक से ज्यादा स्लाइड्स, तो एक या एक से ज्यादा स्लाइड्स के बीच में हम ट्रांजिशंस का यूज करते हैं, और जो स्लाइड्स के ऊपर हमारे द्वारा ऑब्जेक्ट डाले जाते हैं, डेटा डाला जाता है, उन पे हम क्या यूज करते हैं, एनिमेशंस यूज करते हैं। एक्सटेंशन होती है इसकी .pptx, अगर 2007 के बाद की पूछी जाए, पहले की पूछी जाए तो .ppt होगा। एक एक्सटेंशन और याद रखना सभी की, मैक्रो इनेबल्ड और जिसको देखने की है ऑल्ट के साथ F8, तो ये भी हरियाणा में काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आंसर क्वेश्चन था हमारा न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस का है जो कंप्यूटर, ये तो नंबर्स के लिए अभी हम देख चुके हैं कि ओनली स्प्रेडशीट पैकेज बोलते हैं हमारे एमएस एक्सेल को, इसका यूज हम करते हैं नंबर्स वगैरह पे काम करने के लिए। मॉक टेस्ट हैं ये, आप के टीटीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे जाके इन मॉक टेस्ट को बाय कर सकते हैं। ये आई थिंक 99 रुपीज़ में अवेलेबल हैं 20 मॉक टेस्ट, जो आपके पटवारी वगैरह के एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ये देखना जरूर। और पहला जो मॉक टेस्ट 1 है उसका सॉल्यूशन मैं अभी, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। पेज इज फुल एंड वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए न्यू पेज इज, एमएस के अंदर होता है, ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है एक नया पेज, जिस
की शॉर्टकट की होती है पेज ब्रेक की आपके कंट्रोल के साथ प्लस एंटर की शॉर्टकट की होती है, उसको कहा जाता है हार्ड पेज ब्रेक, यानी कि हमारे द्वारा किया गया जो पेज ब्रेक होता है हार्ड पेज